नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल करीम एग्जाम ओरिजिन्स के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 16 और 17 अगस्त की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को। और आप इस एग्जाम ओरिजिन्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लेक्चर को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और आप अपना प्यार दिखाने के लिए, आप अपना सहयोग देने के लिए आप इस लेक्चर को क्या करें, लाइक भी करें। इससे मेरे मनोबल में वृद्धि होगी और मैं और अच्छा प्रयास करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और इस सीरीज में हम क्या करते हैं कि हम यहां पर प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनका एनालिसिस करते हैं। और यहां पर द हिंदू, पत्रिका और पीआईबी, इन तीनों सेगमेंट से जो हमारे सामने महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती हैं मैं उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ठीक है। तो आइए अब हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो आज का जो प्रमुख जो हमारी खबर है वो है कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पंच प्राण की अवधारणा प्रस्तुत की है। किसकी? तो पंच प्राण की अवधारणा जो प्रस्तुत की है, तो हम देखेंगे कि वास्तव में पंच प्राण है क्या। ठीक है। उसके बाद अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व वर्तमान समय में चर्चा में है, तो हम उसको भी देखेंगे कि हम किस तरीके से अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। उसके बाद एक जो मुद्दा भी उठा है, बच्चों को गोद लेने की जो वैधानिक व्यवस्था है, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि भाई क्योंकि ये इथिक्स में जो केस स्टडी है प्रीवियस ईयर की 2020 वाली, तो वहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को, इस तरीके के जो लेख आते हैं, अगर आप उसको सही तरीके से पढ़ेंगे तो इससे क्या होगी, आपकी एक समझ विकसित होगी और कहीं ना कहीं ये आपकी तैयारी को क्या करेगा, महत्वपूर्ण आयाम देगा। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अगला है हमारा मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जहां पर हम पढ़ेंगे पालनपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान को, मुख्यमंत्री जन आवास योजना को देखेंगे, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना को देखेंगे। उसके बाद वीर स्मारक के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला हो जाएगा हमारा शिशु मृत्यु दर। क्या? शिशु मृत्यु दर को कम करने से संबंधित एक ऐप लॉन्च किया गया है, हम उसकी भी यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है। उसके बाद CSIR एक महत्वपूर्ण क्या है, एक अनुसंधान संस्था, एक भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण क्या है, एक अनुसंधान संस्था है। ठीक है। तो हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और पर्यावरण से संबंधित कुछ मुद्दों पर भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने पहले आर्टिकल की ओर। ठीक है। पहला आर्टिकल जो मैंने आपसे बताया था कि पहला आर्टिकल क्या है, पहला आर्टिकल है हमारा कि भाई प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में 15 अगस्त के अवसर पर क्या किया है भाई, पंच प्राण की अवधारणा क्या की, प्रस्तुत की है। ठीक है। ये आपको समझ में आया। तो इस पंच प्राण में क्या क्या शामिल है? पहला हो जाएगा आपका कि हमें भारत को विकासशील देश से विकसित राष्ट्र बनाना है। क्या बनाना है भाई? विकसित राष्ट्र बनाना है। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या है? दूसरा आपको ये याद रखना है कि भाई हमें क्या एकता स्थापित करनी है, क्या एकता और एकजुटता, ठीक, हमें ये भी स्थापित करना है ना भाई। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति और जो धरोहर है उसका संरक्षण करना है और उसके प्रति हमें क्या करना है, गौरवान्वित महसूस करना है। यह भी एक बात कही उन्होंने, बिल्कुल सही। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि हमें अपने कर्तव्यों का सत्यनिष्ठा से पालन करना चाहिए। कैसे? सत्यनिष्ठा से। ठीक है, ये बात उन्होंने कही है। एक बात और कही है कि हमें उस हर सोच से मुक्त होना चाहिए जो हमें गुलामी की जंजीरों में बांधता है। बहुत अच्छी बात कही है कि भाई हमें उन सभी विचारधाराओं से मुक्त होना चाहिए जो हमें गुलामी की बंधनों में बांधता है। इसमें से हम आज बात करेंगे इस वाले टॉपिक में, एकजुटता और एकता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी भारत की जो आबादी है उसका जो 50%, इस आबादी का जो 50% है वो कौन, इसमें किसकी हिस्सेदारी है? इसमें है महिलाओं की हिस्सेदारी। किसकी? महिलाओं की हिस्सेदारी है। तो यहां पर हम देखेंगे कि लैंगिक असमानता, क्या लैंगिक असमानता हमारे देश में कितनी है। ठीक है, तो
लैंगिक असमानता की बात करें तो यहां पर हम देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक सूचकांक जारी करता है, उस सूचकांक का नाम क्या है? ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। मैं अब आपसे बात करूं लैंगिक असमानता कि हम किस तरीके से स्थापित कर सकते हैं जिससे हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, वो एकजुट होकर आगे बढ़ सकता है, ठीक ना। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक क्या निकालता है? एक सूचकांक निकालता है जिसका नाम क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये कौन निकालता है? हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसने अभी 2022 में ये सूचकांक जारी किया था और इसमें ये बताया था कि जो महिलाओं की जो स्थिति है, अर्थात जो भारत में जो जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की जो स्थिति है वो 146 देशों में 135 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी भी क्या है, हमारे देश में लैंगिक असमानता विद्यमान है, ठीक है। हमारे देश में लैंगिक असमानता विद्यमान है। अगर हमारे देश में लैंगिक असमानता विद्यमान रहेगी तो हम कैसे विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ सकते हैं? विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो महिलाओं को शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक और प्रशासन से लेकर राजनीति तक, ठीक है, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक और प्रशासन से लेकर राजनीति तक हमें क्या करना पड़ेगा? इनकी सहभागिता को सुनिश्चित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सहभागिता को सुनिश्चित करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? तभी तो भारत क्या बन पाएगा? विश्व गुरु बन पाएगा। क्या बन पाएगा? विश्व गुरु बन पाएगा। तो आप इसका उपयोग कहां करेंगे? तो महिलाओं जैसे जो संबंधित मुद्दे आएंगे कि भाई हमारे देश में अभी भी जो आर्टिकल जो हमारा 15 है, आर्टिकल 15 हमें क्या बोलता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। क्या? कोई विभेद नहीं किया जाएगा। पर जो आप देख रहे हैं, जो हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो बताता है जो भारत है 146 देशों की सूची में इसका जो 135वां स्थान है। तो इस क्षेत्र में भारत सरकार को बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, तभी हमारा भारत एकजुट हो सकेगा, तभी हमारा भारत एकता के सूत्र में बन सकेगा, तभी हमारा भारत 5 ट्रिलियन जो लक्ष्य रखा गया है, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के रूप में हमें भारत को विकसित करना है, तभी भारत अपने इसके जो दूरगामी लक्ष्य हैं उसको क्या कर सकेगा? हासिल कर सकेगा, ठीक है। आपको क्या ये चीजें यहां पर याद रखनी है, ठीक है। अगले चलते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वहां पे आपको याद रखना है अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है हमारा दूसरा? अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे पहला पॉइंट, अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है कहां? तो सर ये तो तमिलनाडु और केरल में स्थित है। कहां पर? तमिलनाडु और केरल, अर्थात आप ये बोल सकते हैं पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में स्थित है, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना की गई थी 2001 में। कब की गई है इसकी स्थापना? 2001 में, ठीक है। और इसे 2016 में यूनेस्को के जैव आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया है। यूनेस्को के जैव आरक्षित क्षेत्र में इसे शामिल किया गया है, जैव आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको याद है ना, समझ में आ गई होगी। अब जो ये प्रमुख वर्तमान समय में चर्चे में है, जो हमारे भूपेंद्र यादव हैं। कौन? हमारे भूपेंद्र यादव। ये क्या है? ये हमारे पर्यावरण मंत्री। ये क्या है? हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। और इन्होंने ये बोला है कि हम अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व में हाथी संरक्षण केंद्र की स्थापना करेंगे। किसकी? हाथी संरक्षण केंद्र की। आपको पता होगा कि हाथियों की सर्वाधिक संख्या कहां है? कर्नाटक में ही है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया कि भाई अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व में हम हाथी संरक्षण केंद्र की स्थापना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस क्षेत्र में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है। और अभी हाल ही में क्या किया है कि यहां पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, किसका? कृत्रिम
बुद्धिमत्ता का भी प्रयोग किया जाएगा यहां पर। कैसे किया जाएगा, बहुत अच्छे से आप समझिएगा। क्या हुआ है कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, इससे क्या एक रेल पटरी गुजरती है, ठीक है, रेल पटरी गुजरती है, रेल की लाइन गुजरती है। तो यहां पर क्या होता है, सर्वाधिक हाथियों की मृत्यु हो रही है। किससे? रेल दुर्घटना से यहां पर हाथियों की सर्वाधिक मृत्यु हो रही है। इसलिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके जब हाथी इस ट्रैक पे आएंगे, इस रेल की पटरी पे आएंगे, तो एक सायरन बजने लगेगा। तो क्या होगा, जो हमारा रेल चालक होगा, रेल का जो ड्राइवर होगा, जो हमारा जो लोको पायलट होगा, वो समझ जाएगा कि यहाँ पर हाथी हैं। इससे क्या होगी, हाथियों की जान बचाई जा सकेगी। ठीक है, तो ये था इसका प्रमुख तथ्य। आपको ये याद रखना है, अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, मुख्यतः ये तमिलनाडु में है। ठीक है, इसकी स्थापना 2001 में की गई है और यूनेस्को में से कब शामिल किया गया है, 2016 में। ठीक है, आपको ये भी रखना है, इसी अगस्त्यामलाई में एक जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है कनिकरन। एक कनिकरन जनजाति है, विश्व की सबसे प्राचीनतम जनजातियों में से एक है, जो कि यहां अगस्त्यामलाई में ही पाई जाती है। आपको यह भी याद रखना है, ठीक है ना। और अगस्त्यामलाई के अंदर कौन कौन से और वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, सबसे पहले आपको याद रखना है पेपारा और सेंदूरेन। यह क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कहां पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व, आपको दूसरा मतलब कि और इसमें क्या है, इसमें एक और चीज है, उसका नाम है भाई नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहां पे है, केरल में है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये सारी चीजें भी आती है। कहां पर, अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत ये दोनों चीज आती है। एक और चीज आता है, वो भी याद रखिए, एक है कलाकड़ मुदन थुरई। कलाकड़ मुदन थुरई, ये क्या है, एक नेशनल पार्क है, अर्थात ये क्या है, एक टाइगर प्रोजेक्ट है। वो भी कहां आता है, इस अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। तो पेपारा और सेंदूरेन कहां, वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है, तो तमिलनाडु में है। फिर नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है, ये केरल में है। और कलाकड़ मुदन थुरई जो ये नेशनल पार्क है या फिर टाइगर प्रोजेक्ट है, ये कहां है, ये तमिलनाडु में है। ये तीनों चीजें कहां आती हैं, अगस्त्यामलाई में आती हैं। ये आपको याद रखना है। ये करंट में ये जो पॉइंट्स हैं, ये अभी चर्चा में रहा है, जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब हम चलते हैं आगे। अगला जो हमारा टॉपिक था, वो था बच्चों की गोद लेने की प्रथा। बच्चों को गोद लेने की प्रथा, ठीक है। इस पर जो ये बच्चों को गोद लेने की प्रथा है, इसकी जो मुख्य संस्था है, ये कौन सी मुख्य संस्था है, कारा। ठीक है, ये क्या है, कारा क्या है, एक संगठन है केंद्र सरकार का। ठीक है, कारा, इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ठीक है, तो इसने क्या किया है, इसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। क्या एक रिपोर्ट जारी की है, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसने ये बोला कि भाई जो हमारे पास जो बच्चे हैं, यहां पर जो बच्चे हैं, वो उनकी जो संख्या है वो मात्र कितनी है, 24,000 के करीब है, सॉरी 2400 के करीब है, 2400 के करीब है। और जो गोद लेने वाले जो रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं, उनकी संख्या कितनी बताई गई है, लगभग 28,000। कितनी, 28,000। तो इतनी बड़ी मात्रा में जो पेरेंट्स हैं, जो पुत्रों को या फिर जो बच्चों को क्या लेना चाहते हैं, गोद लेना चाहते हैं, पर हमारे सामने क्या समस्या है, हमारे पास ज्यादा बच्चे नहीं हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि भाई ये बच्चे क्यों नहीं है ज्यादा, क्योंकि भाई इसमें क्या हो रहा है कि भाई जो सड़क में घूमने वाले बच्चे हैं, सड़क में जो घूमने वाले बच्चे हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक, सड़क में जो घूमने वाले बच्चे हैं, उनको शामिल नहीं किया गया है। ये जो कारा है ना, ये कार क्या करती है, जो भाई सड़क में जो लावारिस बच्चे हैं,
छोड़े गए बच्चे हैं, समझिए, सॉरी, जो छोड़े गए बच्चे हैं, लावारिस नहीं, अनाथ बच्चे, सड़क पर छोड़े गए बच्चे, ठीक है, सड़क पर छोड़े गए बच्चे, और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों की ये क्या करता है, देखभाल करता है, और इस अथॉरिटी के द्वारा इनका संचालन किया जाता है। पर इससे क्या है, बहुत सारे बच्चे अभी भी छूट जा रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आपको बच्चों को अगर गोद लेना है तो भारत में इसके लिए 2 कानून है। कितने कानून है? 2 कानून है, ये आपको याद रखना है। और एक चीज और बता दूं, ये जो कारा है ना, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है महिला और बाल विकास मंत्रालय। आपको यह भी याद रखना है। अब आपको गोद लेना है बच्चों को, तो भाई कोई ना कोई कानून है। जी हां, बिल्कुल, हमारे पास 2 कानून है। कौन कौन से कानून है? एक है हमारे पास हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, ये कब आया है सर? ये तो 1956 में आया है। और किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये विधि और न्याय मंत्रालय। ये याद रखना है। दूसरा हमारे पास कौन सा है? दूसरा हमारे पास जो एक्ट है वो याद रखना, किशोर न्याय अधिनियम। ये कब आया था? 2015 में आया था। और किस मंत्रालय के अंतर्गत है ये? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई 2 कानून हैं जिसके माध्यम से भारत के जो ऐसे दंपत्ति जिनके पास बच्चे नहीं हैं, वो इन 2 कानूनों के माध्यम से, इन 2 कानूनों की मदद से बच्चों को गोद ले सकते हैं। पर भाई इनके समस्या क्या है? बच्चों की क्या समस्या है? कौन कौन सी समस्या आ रही है? सबसे पहले क्या है, बच्चों की जो जनसंख्या है वो कम है। आवेदन करने वालों की संख्या अधिक है, बच्चों की जनसंख्या क्या है? कम है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि भाई दंपत्ति लेके तो जाते हैं, पर क्या करते हैं, उन्हें बीच में छोड़ देते हैं। और कम से कम 60% लड़कियों को छोड़ा गया है। 60% लड़कियों को दोबारा लाकर छोड़ दिया गया है। क्या बोलकर कि भाई ये हमारे परिवार में क्या है कि भाई ये ढल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इन्हें छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद 24% ऐसे बच्चे हैं जो वास्तविक लाभार्थी हैं। वास्तविक लाभार्थी का मतलब जिन्हें वास्तव में जरूरत है, उन्हें भी छोड़ दिया जा रहा, ठीक है। उसके बाद और क्या समस्या है? उसके बाद ये समस्या है कि भाई दिव्यांग बच्चों को कोई नहीं लेके जाता। जो हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको कोई भी गोद नहीं ले रहा, ठीक है। उसके बाद एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि भाई हम इन्हें गोद तो ले रहे हैं, पर इन्हें हम घर में जाकर क्या करा रहे हैं? इनके साथ दुर्व्यापार कर रहे हैं। इनसे हम मजदूरी करा रहे हैं, बंधुआ मजदूरी नहीं, मतलब कि बाल श्रम करा रहे हैं, ठीक है। घरेलू कार्य में लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये कुछ समस्याएं हैं इस बच्चों को गोद लेने में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अगला क्या है? हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। बहुत अच्छे से समझिएगा। अब यहां पर हम मध्य प्रदेश से संबंधित पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। क्या? पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। सर ये कहाँ है? सर ये तो श्योपुर में है। इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 2018 में स्थापित किया गया है। ये चर्चा में क्यों है? वर्तमान समय में चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हम नामीबिया और कहां से? अफ्रीका से चीतों का यहां पर पुनर्वास कर रहे थे। तो अभी वर्तमान समय क्या हुआ कि हमने एक लक्ष्य रखा था कि भाई हम 15 अगस्त तक इन्हें लेके आ जाएंगे, पर क्या हुआ कि भाई कुछ इनकी जो स्वास्थ्य संबंधी इनकी जांच चल रही है और ये अभी तक नहीं आ पाए हैं। इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है हमारा कि भाई ये चीता अभी तक क्यों नहीं आ पाए, ठीक है। आप पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है? मुख्यमंत्री जन आवास योजना।
आप बहुत अच्छे से इसे ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री जन आवास योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत मुख्यमंत्री के द्वारा, हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा यह कहा गया है कि जो प्रशासन और सरकार ने भूमाफियाओं से 21,000 एकड़, कितना 21,000 एकड़ जमीन को क्या किया है, कुर्क किया है, उनसे लेकर क्या कर दिया, कुर्क कर दिया है। और उस जमीन में अब हम कौन सी सुराज कॉलोनी का स्थापना करेंगे, सुराज कॉलोनी की हम स्थापना करेंगे। और इससे क्या होगा कि जो आवासहीन जो लोग हैं उन्हें हम क्या कराएंगे, आवास उपलब्ध कराएंगे। आवासहीन लोग को आवास उपलब्ध करा देंगे भाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगली जो हमारी परियोजना है वो है मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत कहां से की गई सर? इसकी शुरुआत तो उज्जैन से की गई है। कहां से? उज्जैन से। और कब की गई है? 2022 में ही की गई है। ठीक है, इसकी मुझे कुछ स्पेसिफिक डेट नहीं मिल पाई है। ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे जो ऐसे परिवार जिनके पास आवास के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, क्या नहीं है? आवास के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। जमीन मतलब भूखंड। ठीक है, तो जिनके पास भूखंड उपलब्ध नहीं है तो उनको क्या करेगी सरकार? 60 वर्ग किलोमीटर, कितना? 60 वर्ग किलोमीटर का इनसे 60 वर्ग किलोमीटर का इन्हें भूखंड उपलब्ध कराएगी। क्या कराएगी? भूखंड उपलब्ध कराएगी। और आप इसके लिए आवेदन कहां करेंगे? सारा नामक पोर्टल में। कहां? SAARA, सारा नामक पोर्टल में आप क्या कर लेंगे? अपना आवेदन दे देंगे। ठीक है ना। तो और इस तरीके से क्या होगा कि आपको एक आवास मिल पाएगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपको याद रखना है इस योजना के तहत आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी क्या कर सकते हैं आप? इसमें यहां पर आप घर बनवा सकते हैं। ठीक है, और अभी हाल ही में क्या है कि जो हमारा शहरी विकास मंत्रालय है उसने अभी क्या किया है, जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना था उसका क्या कर दिया? विस्तार कर दिया 2024-25 तक। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2015 में की गई थी। ठीक है, क्यों इसका विस्तार किया गया है? क्योंकि जब इस योजना की शुरुआत की गई थी इसके तहत 121 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, परंतु वर्तमान समय में अभी केवल हमारे पास 61 लाख घर उपलब्ध हो पाए हैं, इसलिए इस योजना का विस्तार किया गया है। आपको यह याद रखना है। इस योजना के तहत सस्ते दामों पर जो हमारे जो नागरिक हैं उन्हें आवास उपलब्ध कराया जाता है, उन्हें अनुदान भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। और इसका उपयोग कहां करेंगे आप? निबंध में कर सकते हैं। कहां पर? निबंध में। सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में इसका उपयोग करते हैं। और जो आपने जो निबंध में आपने देखा होगा सतत विकास लक्ष्य के ऊपर भी एक टॉपिक है, सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, ये सतत विकास लक्ष्य वाले टॉपिक में भी आप क्या कर सकते हैं? इसका उपयोग कर सकते हैं। और क्या किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा? भाई वीर स्मारक बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? वीर स्मारक। वीर स्मारक कहां बनाया जाएगा? भोपाल में। वीर स्मारक कहां बनाया जाएगा? भोपाल में। और इसमें स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। किसमें? किसकी? स्वतंत्रता सेनानियों की। मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति स्थापित की जाएंगी। आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या है? ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। सबसे पहले आपने देखा यहां पर पालनपुर कूनो, तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य वाला एक टॉपिक आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। भाई पर्यटन के क्षेत्र में आप इसका उपयोग कर सकते हैं ना भाई, आप यहां पर इसका उपयोग करिए। उसके बाद आपका ये योजना मध्य प्रदेश की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में आपको याद रखना है मुख्यमंत्री जन आवास योजना की शुरुआत की गई है। उसके बाद मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि भाई वीर स्मारक जो एक पहल है उसकी शुरुआत की गई है। ये वीर स्मारक कहां बनाया जाएगा? तो भोपाल में बनाया जाएगा। आपको ये भी क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। उसके बाद आपको एक चीज याद रखना है कि अभी इसका उपयोग करेंगे रोबोटिक्स में। रोबोटिक्स में कैसे उपयोग करेंगे
कि अभी रसिया ने एक युद्ध में लड़ने के लिए एक रोबोट बनाया है। क्या बनाया है? रोबोट बनाया है, मतलब डॉग रोबोट, सॉरी, क्या डॉग रोबोट बनाया है। उसका नाम क्या है? M81। ठीक है, इसका उपयोग आप करेंगे प्रीलिम्स में, जो हमारा यूनिट 7 में, वहां पर रोबोटिक्स के ऊपर आपसे चर्चा की गई है, आप वहां पर इसका उपयोग कर सकते हैं। आप मेंस में जीएस पेपर 3 में यूनिट 7 में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो उसका संबंध है शिशु मृत्यु दर से। किससे? शिशु मृत्यु दर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी करते हुए यह बताया कि जो शिशु मातृ मृत्यु दर थी, जो वो 2014 में कितनी थी? 45 थी। वहीं पर 2019 में ये घटकर 35 हो गई। सर आप मुझे बताइए शिशु मृत्यु दर क्या होती? शिशु मृत्यु दर ये होती है 1000 कुल जन्म लेने वाले बच्चों में कितने बच्चे मर जा रहे हैं। ठीक है, कितने बच्चे मर जा रहे हैं। तो प्रति 1000 में 2000 में 45 बच्चों की मृत्यु हो जा रही थी, और वही है आंकड़ा 2019 में 35 हो गया, मतलब थोड़ा सा कमी देखी गई है। ठीक है, पर क्या हुआ? स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस क्षेत्र में किसे? माता पिता को, संरक्षक को और अभिभावकों को जागरूकता लाने के लिए क्या कि भाई माता पिता को प्रशिक्षित करने के लिए, जागरूकता या फिर प्रशिक्षित करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। क्या ऐप लॉन्च किया गया है? उसका नाम क्या है? पालन 1000। इसका उद्देश्य क्या है कि भाई हम 1000 दिन तक बच्चों के शारीरिक, मानसिक और संपूर्ण विकास पर पूर्ण रूप से क्या करेंगे? ध्यान देंगे। और ध्यान तो भाई सरकार तो देगी नहीं, माता पिता देंगे ना। तो इसलिए क्या करेंगे? हम माता पिता को क्या करेंगे? हम इस जागरूक करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे कि वो 2 साल तक क्या करें? 2 साल तक अपने बच्चों का वास्तविक रूप से विकास कर सकते हैं, उनका मानसिक विकास कर सके, उनका शारीरिक विकास कर सके। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको यहां से याद रखना है भाई, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्या है? CSIR। ठीक है, CSIR के बारे में आपको क्या याद रखना है? अभी हाल ही में ना द हिंदू में आर्टिकल आया था, किसके ऊपर? CSIR के ऊपर। अभी आपको पता है कि वर्तमान समय में हम आजादी का अमृत महोत्सव @ 75 मना रहे हैं। ठीक है, हम वर्तमान समय में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 76 स्वतंत्रता दिवस हमने अभी मनाया है। ठीक है ना। तो इस उपलक्ष्य में CSIR ने कैसे भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अब हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा इसका स्टैटिक पोर्शन देखते हैं। भाई इसका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है इसका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। पूरा नाम क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना की गई है 1942 में। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसके अध्यक्ष होते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी। और अभी ये हाल ही में चर्चा रहा क्योंकि इसकी पहली महिला महानिर्देशक की नियुक्ति की गई है। यहां पर पहली महिला महानिर्देशक की नियुक्ति की गई है। आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर बताएं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसने भारत जब आजाद हुआ था उस समय से लेकर वर्तमान समय तक इसने किस तरीके से भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या किया है? सबसे पहले भाई इसने राष्ट्रीय कैलेंडर दिया। हमें क्या दिया है? राष्ट्रीय कैलेंडर दिया। राष्ट्रीय कैलेंडर दिया। इसके लिए कौन सी समिति बनी थी? मेघनाथ शाह समिति बनी थी। ठीक है, आपको यह याद रखना है। उसके बाद क्या है हमारा?
ठीक है। उसके बाद अगला क्या है हमारा, अगला क्या हुआ कि भाई लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए इसने क्या दिया है कि भाई जब आप मत देने जाते हैं, जब आप अपना मत देने जाते हैं, मतदान, तो आपके हाथ में, आपकी उंगली में एक स्याही लगाई जाती है। उस स्याही का भी इसने आविष्कार किया। वो बनते हैं सिल्वर नाइट्रेट से। किससे बनता है? सिल्वर नाइट्रेट से। क्यों? क्या हो रहा था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो उस समय ना लोग क्या कर रहे थे, 2-2 बार मत दे रहे थे। तो भाई लोकतंत्र वास्तविक रूप से स्थापित नहीं हो पाता अगर हम एक व्यक्ति 2-2 बार मत देगा। इसलिए CSIR ने सिल्वर नाइट्रेट से स्याही का निर्माण किया, जिससे लोकतंत्र वास्तविक रूप से अपनी जो जड़ें हैं वो फैला सका। ठीक है ना, ये आपको याद रखना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसने चमड़ा उद्योग को बढ़ावा दिया। कैसे बढ़ावा दिया भाई? क्या था कि भाई इसने क्या भाई, जब हमारा जो देश था वो आजाद हुआ था ना, तो उस समय हमारे पास क्या था कि चमड़े से बनने वाली जो सामग्रियां थी उसका हम इंपोर्ट करते थे। क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे, उसका हम आयात करते थे। और आपको पता है जब भारत आजाद हुआ था तो उसके पास उतनी ज्यादा विदेशी मुद्रा नहीं थी। ठीक है ना, तो इस संस्था ने क्या किया कि भाई, और एक मिनट और बता दूं, उस समय यहां पर केवल 25,000 क्या थे? कर्मचारी थे। कितने? 25,000 कर्मचारी थे। और वर्तमान में कितने हैं? यहां पर 45 लाख कर्मचारी हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि संस्था ने कैसे चमड़ा उद्योग को विकसित किया। और चमड़ा उद्योग को विकसित करने के लिए इसने केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था की स्थापना की। क्या? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था की स्थापना की। और ये है कहां सर? ये तो चेन्नई में है। ठीक है ना, तो इसलिए इसकी स्थापना की गई कि भाई कैसे हमारा देश चमड़ा उद्योग में आयातक से निर्यातक के रूप में परिवर्तित हो सके, और हम कैसे अधिक से अधिक रोजगार का सृजन कर सके। यहां पे आपको याद रखना है। उसके बाद कृषि क्षेत्र में, कहां पर? कृषि क्षेत्र में। आपको पता है जब भारत आजाद हुआ था तो भारत आत्मनिर्भर नहीं था खाद्यान्न उत्पादन में। कहां पर? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। तो क्या हुआ, जब भाई हरित क्रांति आई, कब आई है? 1965 में। जब हरित क्रांति आई ना, जिसने कृषि के तरीके बताए कि आप किस तरीके से कृषि के तरीके बताएं कि आप किस तरीके से कृषि करेंगे तो जो आपके खाद्यान्न है उसके उत्पादन में वृद्धि होगी। और जो कृषि क्षेत्र में जो कृषि क्षेत्र में जो हम फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरकों का जो उपयोग कर रहे हैं, रासायनिक कीटनाशक जो दवाइयां थी, इनके निर्माण में CSIR ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और क्या किया? उसके बाद इसने क्या किया कि भाई इसने केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था, क्या मैं बोल रहा हूं? केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था, ठीक है, अनुसंधान संस्था की स्थापना की। और यह है कहां? दुर्गापुर, ये कहां है? पश्चिम बंगाल में है। और इसी संस्था ने कृषि क्षेत्र में एक और क्रांति लाई और इसने ट्रैक्टर का निर्माण किया। किसका? ट्रैक्टर का। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इसने लोकतंत्र को बढ़ावा देने में, चमड़ा उद्योग में, कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे क्या किए? कार्य किए हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया? दवा के क्षेत्र में इसने जेनेरिक दवा का निर्माण किया। जेनेरिक दवा का, सस्ती दवा का निर्माण किया। एंटी एचआईवी ड्रग्स का निर्माण किया। एंटी एचआईवी ड्रग का भी निर्माण किया। तो इस तरीके से क्या किया है इसने? स्वतंत्रता से लेकर अब तक भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाने के लिए इसने निरंतर क्या किया है? प्रयास किया है। ठीक है, प्रयास किया है, आपको यह याद रखना है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको CSIR से याद रखना है। और आप इसका उपयोग कहां करेंगे? आप इसका उपयोग कर सकते हैं
जीएस पेपर 3 के यूनिट 7 में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसका उपयोग कर सकते हैं कृषि वाले पोर्शन में, जहां पर कृषि की बात की जाए आप वहां पर इन सभी डाटा का उपयोग कर लें, है ना। और लोकतंत्र में भी, लोकतंत्र को स्थापित करने में सीएसआईआर की क्या भूमिका रही है, वहां पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं कि भाई हमने सिल्वर नाइट्रेट से इंक बनाई, तो इससे क्या हुआ कि भाई जो दोहरे मत देने की जो प्रणाली थी उस पर कहीं कहीं अंकुश क्या है पूर्ण तरीके से कमी देखी गई। तो इस तरीके से सीएसआईआर ने क्या किया कि भाई इस क्षेत्र पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगला क्या है, यह भी द हिंदू का आर्टिकल है, यहां पर हम पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर बात करेंगे और इसका उपयोग तो आप निबंध में कर सकते हैं। निबंध के साथ और कहां करेंगे सर? सबसे पेट टॉपिक हमारा यूनिट 7, कहां पर? जीएस पेपर 3 में, भाई 8 है, सॉरी 8, यूनिट 8 में, जीएस पेपर 3 के 8 में, मेंस में। ठीक है, मेंस में। अब क्या है, जो संपादक है वो ये बोलना चाह रहा है कि वर्तमान समय में जो भारत है ना, वो वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है, वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। वर्तमान समय से जो भारत है वो स्वच्छ पेयजल से जूझ रहा है, स्वच्छ पेयजल से जूझ रहा है। और वर्तमान समय से जो भारत है वो भूमि अपरदन, मृदाहास और मरुस्थलीकरण जूझ रहा है। और एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 तक भारत की जीडीपी में कुल 5.7% की क्या देखी गई है, गिरावट देखी गई है। क्यों? कि जो भूमि उत्पादन में जो कमी आई है। क्यों? क्योंकि जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, अब अगर आप स्वच्छ पानी की बात करें, ठीक है, तो जल गुणवत्ता सूचकांक में, किसमें? जल गुणवत्ता सूचकांक में यह आया था 2022 में। इसमें भारत का स्थान कितना है? 120वां। यह भी याद रखना है कि भाई हम कितना ज्यादा हम पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहां पर जो मुख्य ना, यहां पर सरकार की आलोचना की गई है। क्या की गई है? सरकार की आलोचना। कैसे की गई है? क्या हो रहा? सरकार वर्तमान समय में बड़े बड़े उद्योगपतियों को, उद्योगपति के घराने को क्या कर रही है भाई कि भाई भौतिक अधोसंरचना, क्या है? भौतिक अधोसंरचना के निर्माण करने की अनुमति दे रही है। इससे क्या हो रहा? पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि अत्यधिक हमने क्या किया है कि भाई पृथ्वी की कोख को खोद दिया है। ठीक है, पृथ्वी की कोख को हमने खोदा है। ठीक है, और क्या किया हमने कि भाई प्राकृतिक संसाधनों का हमने क्या किया है? अवैध दोहन किया है। ठीक है, और क्या किया है हमने भाई? अब हमने क्या किया? समुद्रों को भेदना प्रारंभ कर दिया है। ये क्या हुआ है? और ये जो जितनी भी जो ये क्रियाएं हो रही हैं, ये सब सरकार के क्या है? निगरानी में हो रही हैं। आप समझ रहे हैं? तो क्या जब ये सरकार की निगरानी में हो रही है तो कहीं ना कहीं सरकार को पर्यावरण के प्रति क्या होने की आवश्यकता है? संवेदनशील होने की आवश्यकता है। पर्यावरण को संरक्षित करने की आवश्यकता है सरकार को, अर्थात राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वर्तमान समय में सरकार ने अधोसंरचना के निर्माण में, चाहे वो रोड हो, चाहे वो रेल लाइन्स हो, चाहे वो उद्योग हो, इसके निर्माण को इतनी अधिक प्रोत्साहित किया है कि इन्होंने जो हमारा जो पर्यावरण है, क्या है, उसको क्या कर दिया? पूरी तरीके से नष्ट कर रहे हैं ये धीरे धीरे। ठीक है, और आपको मैं ये भी बता देता हूं कि अब हमें लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं है। आप बोलेंगे सर ये आप क्या बोल रही हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं आपसे बोलना चाहूंगा मेरे दोस्तों, अब हमें जैव लोकतंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। क्या? जैव लोकतंत्र की स्थापित करने की आवश्यकता है, जहां पर पेड़ पौधों के अधिकारों की रक्षा की जाए, जीव जंतुओं के अधिकारों की रक्षा की जाए, नदी नालों के अधिकारों की रक्षा की जाए, जो हमारे झील हैं उनके संरक्षण को प्रोत्साहित किया जाए। इसलिए वर्तमान समय में हमें लोकतंत्र से आगे बढ़कर जैव लोकतंत्र की स्थापना करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब इसका परिणाम क्या रहा? ठीक है भाई, हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं भाई, हम समुद्री संसाधन को अधिक से अधिक खोद रहे हैं, है ना, वहां से पेट्रोलियम गैस वगैरह निकाल रहे हैं, महत्वपूर्ण जो वहां पर जो
धातु है उसका निष्कासन कर रहे हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों को हम अवैध रूप से भी क्या कर रहे हैं, निष्कासन कर रहे हैं। पृथ्वी को हम निरंतर खोद रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, बॉक्साइट निकाल रहे हैं, लॉ एस्क निकाल रहे हैं। हम निरंतर क्या कर रहे हैं, पृथ्वी की कोक को खोखला करते जा रहे हैं। क्यों? आधुनिकता की ओर बढ़ने के लिए, विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर जाने के लिए। इसलिए हमें समावेशी विकास को अंगीकार करने की आवश्यकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें समस्या क्या आ रही है, समस्या या फिर इसका परिणाम क्या है। इसका परिणाम आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। उसके बाद चरम मौसमी घटनाएं, ठीक है। और आपको एक चीज ये भी बता दूं, लेसेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, किसके, लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार हीट वेव से, किससे, गर्मी से 7 लाख लोगों की मृत्यु हुई है भारत में। कहां पर, भारत में, भारत की मैं बात कर रहा हूं भाई, भारत में, ठीक है। ये क्या है, इसके नकारात्मक परिणाम है। आप देख रहे हैं एक क्षेत्र में जहां अतिवृष्टि हो रही है, वहीं दूसरा क्षेत्र अनावृष्टि से जूझ रहा है। एक और जहां पर अत्यधिक मात्रा में बाढ़ देखने को मिल रही, वहीं पर एक दूसरी तरफ हमें सूखा देखने को मिल रहा है। एक तरफ हमें क्या देख रहे हैं, उत्तर भारत की ओर हमें क्या मिले कि भाई लैंडस्लाइड मिल रहा है, बादल फटने की बहुत सारी घटनाएं आ रही है। जो हमारा जो पूर्वोत्तर राज्य है वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, बाढ़ जैसी समस्या बार बार हमें देखने को मिल रही। वहीं पर जो हमारा उत्तर भारत और दक्षिण भारत है, यह भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता जा रहा है। क्यों? जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। और सरकार क्या करी, निरंतर क्या करी, भौतिक गतिविधियों को, भौतिक अधोसंरचना के निर्माण को प्रोत्साहित कर रही है। वो क्या करी, पर्यावरण की जो संरक्षण की जो प्रमुख नीतियां हैं उसको वास्तविक रूप से अमली जामा या फिर उसे मूर्त रूप देने में क्या रही है, असफल रही है, ठीक है। और क्या हो रहा है भाई, इससे क्या हो रहा है, जो हमारा जो गरीब तबका है, और क्या है भाई इसके परिणाम, जो हमारा गरीब तबका है वो सीधा सीधा प्रभाव में आ रहा है, प्रभावित हो रहा है इससे। क्यों? कि भाई जो हमारे अमीर लोग हैं वो तो एसी में रह लेंगे, पर जो गरीब लोग हैं वो कैसे इस गर्मी का सामना करेंगे, ठीक है। उसके बाद किसान क्या है कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो जो भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, कृषि। और कृषि हमारी मॉनसून पर क्या है, आश्रित होती है। और जब निरंतर जलवायु परिवर्तन होगा तो भाई बारिश के पैटर्न में भी क्या आएगी, परिवर्तन आएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये आपको देखने को मिला। अब क्या है, जब इतनी सारी हमारे पास क्या समस्या, इतनी सारी हमने कमियां निकाली है, तो भाई इसका कुछ समाधान है। जी हाँ, बिल्कुल समाधान है। समाधान क्या है भाई, इन्होंने ये बोला है कि भाई हमें जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या? जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि भाई हाथ से जो बनने वाली जो वस्तुएं हैं, जो बुनकर हैं, है ना, बुनाई की जाने वाली वस्तुएं हैं, उससे क्या करना चाहिए, उसे अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चाहे वो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे वो कपड़ों की बुनाई हो, चाहे वो जूतों पर कारीगरी हो, चाहे वो कपड़ों पर कारीगरी हो, इन सभी क्षेत्रों में क्या करना चाहिए, सरकार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे क्या हो, हमारे पास अत्यधिक रोजगार आए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हमें इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये नहीं है कि भाई आप अंधाधुंध क्या कर रहे हैं, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, कहां पर, उत्तर भारत के क्षेत्र में। और इससे क्या हो रहा है कि भाई वहां पर क्या निरंतर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें क्या है कि भाई हमें प्राकृतिक संसाधनों को, प्राकृतिक जीव जंतु को, पर्यावरण को संरक्षित करते हुए हमें क्या करना चाहिए, पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। हमें लघु उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे हम क्या करें, अतिरिक्त रोजगार का सृजन कर सकें, ठीक है। तो ये है कुछ इसके एनालिटिकल पॉइंट्स हैं जो आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, है ना। और आप इन सभी टॉपिक्स का क्या करेंगे, अपने मेंस में क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से क्या है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने पूरे लेक्चर्स को देखकर आप जगह जगह आप नोट बना ले बहुत अच्छी सी। और जितने भी पॉइंट्स मिल रहे हैं, पर्यावरण का कोई पॉइंट आ रहा है, योजना से संबंधित कोई पॉइंट आ रहा, तो आप क्या करें, उसे उस जगह पर जा जाके लिख दें। तो क्या होगा, आपके पास एक डेटा निरंतर बनता जाएगा।
इससे क्या होगा कि आप मेंस का टाइम आएगा, जब भी आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा यार इसके लिए तो मैंने करंट पर पहले से ही पूरे मटेरियल को क्या कर लिया था, व्यवस्थित रूप से इकट्ठा कर लिया था। तो आपको मेंस आंसर राइटिंग लिखते समय क्या होगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपसे फिर से एक बात बोलना चाहूंगा कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। तो इसके लिए आप लाइक का बटन दबा सकते हैं और आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा ले सकें और अधिक से अधिक मात्रा में वो हमसे जुड़ सके। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपकी तैयारी को एक नया आयाम देगा और आप भावी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप अपने आप को क्या कर पाएंगे, एक विकसित कर पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं यहां पर इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।